आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। एक बार फिर से आज हम पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में हमें कई बार लगता है कि शायद नवाज शरीफ वहां सबसे ताकतवर हैं क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार के वो मुखिया हैं, लेकिन आपको बता दें कि वहां की आईएसआई, वहां की सेना, यहां तक कि वहां के आतंकवादी गुट और सबसे बड़ा नाम हाफिज सईद का, वो सरकार से भी ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की भी करेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करके अपने तमाम राजनयिकों को कहा है कि अपने स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को वो भारत वापस भेजें या किसी और देश में स्कूल की पढ़ाई के लिए उन्हें भेजा जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है। चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखें। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसे देश की है जो आतंक के अंडे बटोरता फिर रहा है। वो अंडा जो रोज आतंकी हाफिज सईद दे रहा है। जी हां, अगर किसी विद्वान से भी ये पूछा जाए कि मुर्गी पहले आई या अंडा, तो वो भी चकरा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और आतंक के मामले में ये प्रश्न बेमानी है। यहां तो मुर्गी और अंडा दोनों ही पाकिस्तान बनने के समय से ही साथ साथ हैं। बस अब अंतर इतना है कि आजकल आतंकी पाकिस्तान पर राज करते हैं। उन्हीं के हाथों में पाकिस्तान की सत्ता की डोर है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, सेना, विदेश विभाग, यहां तक कि उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई, हर जगह बस आतंकियों का हुक्म चलता है। ऐसे ही एक आतंकी हाफिज सईद के आगे आजकल पूरा पाकिस्तान नतमस्तक है। हाफिज जैसा चाहता है वैसा पाकिस्तान को नचाता है। पाकिस्तान भारत विरोध की बीमारी के चलते हाफिज की हर बात पर खड़ा हो जाता है। पिछले दिनों पाकिस्तान को हाफिज ने हुक्म दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर में चीनी सेना के साथ पाकिस्तानी सेना पेट्रोलिंग करे। इससे भारत डर जाएगा। बस हाफिज के हुक्म की तामील हो गई। अमेरिका ने F-16 पाकिस्तान को ना देने का फैसला किया तो वहां के सेना प्रमुख राहिल शरीफ दौड़े दौड़े हाफिज के पास पहुंच गए। हाथ जोड़कर बोले, क्या हुक्म है मेरे आका? हाफिज ने बड़े इत्मीनान से कहा, कोई बात नहीं, हम F-16 जॉर्डन से ले लेंगे। बस फिर क्या था, राहिल शरीफ ने हाफिज का ये बयान ज्यों का त्यों सरताज अजीज को बताया। सरताज अजीज ने वही बातें मीडिया को बता दी। अभी कश्मीर में हिंसा हुई तो हाफिज ने पाकिस्तान को हुक्म दिया कि इस हिंसा से फायदा उठाओ। पूरी पाकिस्तानी सत्ता अपनी पाली हुई मुर्गी के इस अंडे का ऑमलेट खाने पर आमादा हो गई। साथ ही पाक मीडिया भी अपने सारे घोड़े खोलकर कश्मीर हिंसा और भारत विरोध पर फोकस करने लगी। आतंक का आका हाफिज सईद आजकल पाकिस्तान के दड़बे में बैठा रोज आतंक के अंडे दे रहा है। पाकिस्तान में उसके आतंकी अंडे को पाने की होड़ लगी पड़ी है। कश्मीरी आतंकी बुरहान वानी को शहीद का दर्जा देकर बुरहान की दुहाई देने वाला हाफिज फिर एक नया आतंकी अंडा देता है और पाकिस्तान को हुक्म देता है कि भारत से सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ लें, भारतीय फिल्मों पर बैन कर दें। पाकिस्तान फिर से आतंक के इस अंडे को लपक लेता है। हाफिज के इस आतंकी अंडे से भारतीय खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। ताजा खबर यह है कि भारत की ओर से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वो एडवाइजरी इस्लामाबाद में रह रहे उच्चायोग के सारे अधिकारियों के लिए है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी अधिकारी अपने बच्चों को पाकिस्तान में अब न पढ़ाएं, उन्हें भारत में पढ़ाने की व्यवस्था करें। तो कुल मिलाकर लब्बो लुआब इतना ही है कि इस पाकिस्तान का एकमात्र तानाशाह हाफिज सईद है। वही हाफिज सईद जिसके सर पर अमेरिका ने 1 करोड़ का इनाम रखा है और जिसके सर पर लाखों मासूम भारतीयों का खून बहाने का इल्जाम लगा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। राहिल शरीफ के दरबार में जहां नवाज शरीफ सिर झुकाए खड़े रहते हैं, आतंकवादी संगठन वहां ज्यादा ताकतवर हैं, आईएसआई वहां ज्यादा ताकतवर है, हाफिज सईद की वहां ज्यादा सुनी जाती है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद वहां नवाज शरीफ का बयान आता है ब्लैक डे के लिए, और जिसमें वो कहते हैं कि दबाव ज्यादा होने की वजह से उन्हें ये करना पड़ रहा है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल हैं टीके टिक्कू, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही महमूद आलम हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआती सवाल मैं आपसे लूंगी महमूद आलम जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की तमाम चीजें हमें नजर आ रही हैं, हाफिज सईद की हम बात करें, कितने डोजियर सौंपे गए भारत की तरफ से, कितनी सारी चीजें पाकिस्तान भली भांति जानता है, बावजूद इसके हालत देखिए आपने क्या है वहां पर। देखिए शही, जिस तरीके से आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो पावर है वो 3 सेंटर्स में है। एक तो उनकी आर्मी और आईएसआई है, दूसरी तरफ उनकी रेडिकल्स है, आतंकवादी जो है, और थर्ड जो है आपकी सिविलियन हुकूमत है जी। अब देखिए आर्मी जो है वहाँ पे बहुत ताकतवर है, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो आर्मी से भी खुश नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि उनके यहाँ सिविलियन जो है हुकूमत आए, बिकॉज आपको मालूम है आर्मी किस तरीके से हाई हैंडर्सनेस यूज़ करती है। तो अब उसमें ये आर्मी को जो है उनके खिलाफ विद्रोह ना हो, वहाँ पे हाफिज सईद जैसे लोगों को आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, और वो हाफिज सईद जैसे लोगों को वहाँ पे जो है अपने लिए यूज़ करते हैं। इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि सिविलियन हुकूमत नवाज, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है जब जनरल ये शरीफ राहिल जो है रिटायर होने वाले हैं, 10,000 से ज़्यादा पोस्टर जो पाकिस्तान में लगे हुए थे कि तुम आ जाओ। इवन इमरान खान ये तक बोले कि साहब वो जो है अगर वो आ जाएंगे तो पाकिस्तान में मिठाइयाँ बटेंगी। तो आप ये सब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से उथल पुथल है। और सिविलियन हुकूमत अब कह नहीं सकता कि वो वाकई में चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन अब नवाज शरीफ को भी ये लग रहा है वहाँ पे कि शायद कश्मीर के थ्रू ही जो है उनकी नैया जो है पार लग जाए। इस वजह से जो है आर्मी का संरक्षण है हाफिज सईद जैसे लोगों को, इसी वजह से जो है ये इतने जो है आप ये देख रहे हैं खुले आम घूम रहे हैं। जब आपने अभी बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम जो है उनके ऊपर जो है आपके यूएसए की हुकूमत ने रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुले आम जो है वो जो है सभाएं करते हैं, वहाँ पे तकारीर करते हैं, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। यहाँ पर टीके टिक्कू, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि भारत के खिलाफ तमाम चीज़ों को बोल कर वहाँ पर जो एक मत लोगों को किया जा सके, लोगों को बरगलाया जा सके, लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सके, कश्मीर और भारत एक अकेला मुद्दा उनके पास है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भारत की दुश्मनी, भारत के साथ दुश्मनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इशू है, क्योंकि उसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग रह सकती है, बल्कि पाकिस्तान खुद वजूद में रह सकता है जी। देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी के तहत हाफिज सईद हो या जैश-ए मोहम्मद हो या कोई भी आतंकी संगठन हो, वहाँ पर उनको पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी प्लान है उस सिक्योरिटी प्लान में उनको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर माना जाता है। क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच कम से कम 4 बार हुआ है जी, और चारों बार पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, और एक बार तो एक आधा उनका कंट्री भी उनसे अलग हो गया। फिर उन्होंने प्रॉक्सी वॉर ट्राई किया, पिछले 27 साल से वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं इंडिया के साथ, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली, और कश्मीर में कितना नुकसान हुआ वो सबको मालूम है। तो प्रॉक्सी वॉर और कन्वेंशनल वॉर में कामयाबी नहीं मिलने पर ये जो मिलिटेंट संगठन है, ये एलिट खासकर आजकल, क्योंकि कभी कोई उनका चाहता बनता है, कभी दूसरा संगठन बनता है, लेकिन आजकल मुझे लगता है एलिट और जैश दोनों हैं, और जैश थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। तो इनको जो है ये अब एक नई स्ट्रैटेजी, नई तो नहीं है, लेकिन पिछले 8-10 साल से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं टू कट इंडिया टू इन्फ्लिक्ट 1000 वुंड्स ऑन इंडिया, ताकि आप बार बार कट्स देते जाओ इंडिया को, ताकि जो है वो अंदर से ही इम्प्लोड हो जाए, वो अलग अलग प्रांतों में बढ़ जाए और इंडिया जो है एक थ्रेट न रहे पाकिस्तान को। ये उनकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, और उस ग्रैंड स्ट्रैटेजी के तहत वो
हाफिज सईद उनका बहुत ही बड़ा मोहरा है जी। और अगर हाफिज सईद कभी उनकी बात नहीं मानता तो वो जैश ए मोहम्मद को खड़ा कर लेते हैं। बट पॉइंट ये है, मैं नहीं मानता इस बात को कि हाफिज सईद इतना ज़बरदस्त ताकतवर बन गया है और वो पाकिस्तान की पॉलिसीज को डिक्टेट करता है। नहीं, मैं नहीं ये मानता। वो इस्तेमाल वो करते तो हैं इस्तेमाल उसको। हो रहा है, हाँ। एलईटी को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स को चलाने वाले जीएचक्यू है जो रावलपिंडी में है। इसीलिए आपने देखा हो कभी कभी पूरी कैबिनेट ही वहीं चली जाती है मीटिंग के लिए। मैंने कहा ना कि वहां जाकर उनके दरबार में हाजिरी दी जाती है। तो हमें इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए कि हाफिज सईद तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक आईएसआई चाहेगी उसको इस्तेमाल करना। जिस दिन वो सोचेंगे कि इसका काम कोई का नहीं इस्तेमाल है। नहीं रहा तो हाँ। उसको वो फेंक देंगे। यहाँ पर सवाल ये भी है महमूद आलम, जितनी भी तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं और पाकिस्तान की जितनी भी गतिविधियां हैं, बार बार यूएन में जाकर शोर मचाना, पाकिस्तान का बार बार रोना रोना कि किस तरीके से भारत परेशान उसे कर रहा है, कश्मीर में किस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कितनी बुरे हालात हैं वहाँ पर, पाकिस्तान ये तमाम बातें किस मुँह से कह पाता है? ना तो वो बलूचिस्तान की बात करता है, ना सिंधियों की वहाँ पर बात करता है, और ना ही वो अपनी सरजमी पर जिस तरीके से खुलेआम आतंकवादियों को पनाह दिए हुए है उसकी बात करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने अभी इसका जो इंडिया की तरफ से एडवाइजरी दी गई है जी। वहाँ के मिशन के लोगों को कि भाई आप अपने बच्चों को या अपने वार्ड्स के लिए जो है इस सेशन से जो है कहीं और एजुकेशन का इंतज़ाम कीजिए, पाकिस्तान में रहना उनके लिए मुनासिब नहीं है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खुद कितने ख़राब हैं। अभी देखना वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। पेशावर में इस बच्चों पे हुआ, फिर यूनिवर्सिटी पे हुआ, और दूसरे में आपको एक यहाँ पे और वाक़या याद दिलाना चाहूँगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के अंदरूनी हालात कितने ख़राब हैं कि वहाँ के जो साबिक़ वज़ीर आज़म है गिलानी साहब, उनका बेटा 3 साल से जो था वो टेररिस्ट के पास अगवा था। अभी उसको जो है वो किसी सूरत से उनकी आर्म फोर्सेस ने उसको छुड़ाया है, और किस तरीके से हाई किलिंग होती है। तो वो देखिए, उन्हें मालूम है कि वो खुद जो है जो आतंकवाद है उससे खुद परेशान है, लेकिन वो इस बात को मानेंगे नहीं और ना ही उसे छोड़ सकते हैं। और वो क्योंकि उनका एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और इस तरफ मैं एक तरफ और ध्यान दिलाना चाहूँगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश कर रहा है, उसने यूएनओ के ह्यूमन राइट्स में इस बात को उछाला। उसने जो 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं उनके सामने ये बात रखी, और हमेशा वो ये ब्लैक डे बनाया उन्होंने उसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर। लेकिन एक दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, देखिए वो बड़ा, मैं स्मार्ट नहीं बोलूँगा, बड़ा क्लेवर है। जो उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है। और देखिए, मैं बार बार यही बोलता हूँ इस वजह से कि जो हमको जो है अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको खुद सॉल्व करना है, बिकॉज वर्ड इज़ हिपोक्रेट। आप ये देखिए, सब मालूम है हाफिज सईद के बारे में, अमेरिका को सब कुछ मालूम है, लेकिन अमेरिका जो है पाकिस्तान की पूरी तरीके से मदद कर रहा है। उनको F-16 भी दे रहा है, उनको पैसे भी दे रहा है, और मैं तो ये तक बोलूंगा कि उनकी पूरी की पूरी आर्मी जो है वही उनको सब मालूम है, पेंटागन को, कि पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है, उनके पेरोल पे। बिल्कुल, पेरोल पे कहा जाता है। बिल्कुल है। उसके अलावा आप देखिए चाइना का तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल। उसके साथ साथ अब आप रशिया को देखिए, रशिया भी जो है पाकिस्तान को जो है अब आर्म्स जो है बेच रहा है, हेलीकॉप्टर बेच रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड पूरी हिपोक्रेट है। हर कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रही है। तो हमको भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना होगा, और ये देखना होगा वर्ल्ड की, वो नहीं देखना कि साहब इसने बोल दिया ये मत कीजिए, हॉट परसूट मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। इंडिया को वो सब कुछ करना चाहिए जिससे कि वो अपने देश के हितों की रक्षा कर सके। यहाँ पे टिकू जी, एक चीज़ आपने देखी थी बादशाह खान यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर जिस तरीके से आर्मी स्कूल पर पहले हमने देखा, फिर बादशाह खान यूनिवर्सिटी देखी, और जिस तरीके से लहूलुहान वहाँ बच्चों को किया गया था, यहाँ पर भी आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। लग रहा था कि पाकिस्तान अब बदलेगा, क्योंकि वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही थी कि अब आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन एक डगर भी, एक कदम भी हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए इस राह में देखा नहीं। मुझे लगता है इसको हम बिल्कुल गलत रीड कर पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया था, या बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर हमला किया था जी, या पाकिस्तान में जिन्होंने कहर मचा रखा है, वो पाकिस्तान तालिबान है जी। वो पाकिस्तानी आईएसआई के कंट्रोल में नहीं है। वो
एंटी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी पाकिस्तान आर्मी तो है। क्या सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले। तो ये जो फैक्शन है, पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ इनके अगेंस्ट ऑपरेशन चलाया है। तो ये ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान तालिबान के अगेंस्ट चलाया गया और ये ऑपरेशन का इसका एलईटी और जैश ए मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। एब्सोल्युटली। हाँ। जैश ए मोहम्मद और एलईटी जो है ये दो संगठन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो इंडिया के अगेंस्ट है, लश्कर तैयबा नहीं जाते। हाँ नहीं, उसी तरीके देखिए आप, यूएसए चाहता था कि हक्कानी नेटवर्क पे जो है कार्रवाई करें, लेकिन हक्कानी नेटवर्क जो है पाकिस्तान के हितों की रक्षा करता है अफगानिस्तान में, तो उन्होंने आज तक इसको डिसमेंटल नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप आतंकवाद को पनाह देंगे तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर करेगा और पाकिस्तान में वो बैकफायर कर रहा है। अब वहां के देखिए, मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि ये देखिए वहां का अवाम जो है वो पिस रहा है। वो एक तरफ जो है रेडिकल्स की तरफ से पिस रहा है, एक तरफ से आर्मी की तरफ से पिस रहा है, और सिविलियन की कोई वहां पे वॉइस नहीं है। और जिस तरीके से सिविलियन हुकूमत आप देख ही रहे हैं क्या हाल है नवाज शरीफ का आज। नहीं देखिए, मैं आपको ना एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं, इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे नए प्रधानमंत्री जो इस इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी पाकिस्तान में जाकर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया नवाज शरीफ साहब की तरफ, ये समझ करके पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी वापस आ रही है और उसको एक रेपो एस्टैब्लिश करना चाहिए नए प्रधानमंत्री के साथ। उनको बुलाया, फिर वो गए, उनके शादी में गए, जैसा भी। लेकिन पाकिस्तान का जो अंदरूनी ढांचा है, वो उस ढांचे को हिंदुस्तान नहीं ठीक कर सकता। हमें उस ढांचे के साथ रहना पड़ेगा। वी हैव टू लिव विद इट। और जैसा कि महबूब साहब ने बिल्कुल क्लियरली बताया, हमें अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। और ये जो इन्होंने आज ये हुक्म जारी किया है कि हिंदुस्तान के जितने भी हाई कमीशन में बच्चे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि जो आतंकवादी अपने ही देश के बच्चों को नहीं छोड़ेंगे तो हमारे देश के बच्चों को कैसे छोड़ेंगे। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ ये पहले ही हुक्म आना चाहिए था, जिससे पहले कि कुछ नुकसान हो जाए। हिंदुस्तान के जितने भी जो स्टाफ है वहां पर हाई कमीशन में, उनको डेफिनेटली अपने बच्चों को वापस निकालना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने कुछ गलत नहीं किया। हर कंट्री जो है एडवाइजरी अपने सिटीजन्स को देती है कि अगर वहाँ पे हुकूमत के हालात खराब हैं या कुछ है तो एडवाइजरी देती है। और इसके साथ साथ जो है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक सिग्नल जाता है कि हम डाउनग्रेड कर रहे हैं वर्चुअली वहाँ पे, और ये नॉन स्कूल गोइंग स्टेशन हो गया है एक तरीके से पाकिस्तान जो है। और हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है डिप्लोमेट्स और उनके वार्ड्स जो है यहाँ पे सिक्योर नहीं है, इस वजह से हम ये एडवाइजरी दे रहे हैं। तो इसमें एक सिंबॉलिक वर्ल्ड को भी मैसेज जा रहा है कि देखिए, और पाकिस्तान को भी ये मैसेज जा रहा है कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। लेकिन सवाल ये है ना कि हम बार बार अपनी स्ट्रेटेजी की बात करें, उसमें किस तरह के चेंजेस हम देख सकते हैं। हिपोक्रेसी भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की। एक तरफ से अमेरिका डांटता है तो उसी दूसरे हाथ से वो उनको मदद भी कर देता है। चाइना की हालत हम देख रहे हैं, जिस तरीके से भारत गिरा हुआ है, जिस तरह की भारत की परिस्थितियां हैं, क्या बहुत आसान होगा तमाम चीजों से निपट पाना? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं देखिए, हमें मुझे लगता है कि इतना पेसिमिस्टिक व्यू नहीं लेना चाहिए जो इंडिया के इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा है जी। चाइना की जो समस्या है, उन्होंने देखिए अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने उनके अगेंस्ट एक फैसला सुनाया। हाँ। और ये बोला कि जो भाई जो तुम लोग साउथ चाइना सी में जिन आइलैंड्स के ऊपर आप क्लेम कर रहे थे वो आपके नहीं है, वो गलत है, वो आपको फिलीपाइंस को देना पड़ेगा। और चाइना ने इस आर्बिट्रेशन कमेटी के फैसले को नहीं माना। एक साइड से तो वो आइसोलेट हो गए, दूसरी साइड से वो और भी आइसोलेट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि एनएसजी में उन्होंने हमें मेंबरशिप नहीं दी। और साथ में जो जैश ए मोहम्मद को के उनके सरगना को यूएन में अजहर मसूद को उन्होंने आतंकवादी घोषित करना था, तो चाइना ने वो करने दे दिया। तो पूरी दुनिया तो इस चीज को देख रही है, क्योंकि ये हिपोक्रेसी जो है, चाइना की हिपोक्रेसी जो है, ये ऐसा नहीं है कि लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या है, बात ऐसी हुई है
कि खुशकिस्मती चाइना की ये रही है कि यूरोप आजकल खुद अपने मसलों से घिरा हुआ है, बिल्कुल। आतंकवाद इतना फैला हुआ है, अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंपेन में चल रहा है, और वहां पर भी जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है वो ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों में जा रही है कि वो दुनिया की जो हमारे मसले हैं उनको नहीं देखभाल कर सकते। और इस वजह से मुझे लगता है कि इंडिया को जो है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। मैं आपको एक और बात भी कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान यूएनओ में चला गया, सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया और इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट करी, ये तो उन्होंने करना ही था, क्योंकि कश्मीर में जो हो रहा है अभी वो पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो पाकिस्तान की प्रॉक्सीज बैठी हुई है वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर इस समर में, इस गर्मी के मौसम में जो कि टूरिस्ट मौसम होता है, वहां नॉर्मल सी रेस्टोर हो। तो वो नॉर्मल सी नहीं होने के लिए उन्होंने अब बुरहान वानी का मुद्दा नहीं तो आतंकवादी तो कब से मर रहे हैं वहां पर, कोई उसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो बुरहान वानी इतना बड़ा आतंकवादी भी नहीं था, तो ये कराया गया ताकि नॉर्मलसी ना आए। अब कश्मीर वाले कश्मीरी तो सोचे भैया आपने तो हमारे 40 आदमियों को मरा दिया, बुरहान वानी को भी मरा दिया, आपने हमारे लिए क्या किया? तो वो जाकर अच्छा जी ठीक है हम यूएन को बताएंगे, उनको पता है कुछ निकलने वाला तो है नहीं, और कश्मीरियों को बेवकूफ बना। मैं बहुत छोटे से कमेंट लूंगी महमूद आलम, समय की कमी है, लेकिन आप मुझे बताएं जिस तरीके से हम पाकिस्तान को देखते हैं यूएन के सामने रोते हुए, हालांकि अमेरिका ने किस तरीके से लताड़ा था ये भी हमने देखा था, क्या भारत को तमाम पॉइंट्स नहीं रखने चाहिए कि बलूचिस्तान में आप क्या कर रहे हैं, सिंध में आप क्या कर रहे हैं, और जिस तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे कैसे हालात हैं, और हमारे कश्मीर में भी आप पैसे भेज रहे हैं पत्थरबाजी के लिए, हंगामे के लिए, आतंकवाद के लिए? देखिए वर्ल्ड को सब कुछ मालूम है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक रफ स्टेट है, टेररिस्ट जो है उनकी पनाहगाह है पाकिस्तान, सबको अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन मसला ये है कि देखिए हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, हम करें क्या? कश्मीर को लेके क्या करें आप ये बताइए। आप डिप्लोमेटिकली आपने सब तरीके से पाकिस्तान को घेरा, लेकिन आपको फिर मैंने वही बताया कि ये वर्ड हिपोक्रेट है, सब सारी कंट्रीज को जो मुल्क की पावर है सबको अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को करना है। लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान अगर वाकई में गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के चक्कर में फंसा रहा, तो जो लगातार लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवाद पाकिस्तान को निगल जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद। सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा।